यह कहानी है रामपुर की। रामपुर यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है जो अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। गांव में रामू, उसकी पत्नी सरिता, बेटी माया और बेटा छोटू रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था जिसके पास 2 बैल, श्याम और भूरा उसकी खेती का आधार थे। वह इन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता था। लेकिन हर साल बरसात का मौसम गांव वालों के लिए डर का कारण बनता था, क्योंकि यमुना नदी का पानी कभी भी उफान मार सकता था और उनके गांव को बहा सकता था। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होता है। चौपाल में मास्टर जी गांव वालों को बताते हैं, सरपंच जी, मैं कल शहर गया था। वहां मौसम विभाग वाले बता रहे थे कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा होगी। हमें उस हिसाब से तैयार रहना होगा। इस बार बरसात ने सारी सीमाएं तोड़ दी। कई हफ्तों तक मूसलाधार बारिश होती रही। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। अरे रामू भाई, लगता है इस बार पानी रुकने वाला नहीं है। भगवान हम सबकी रक्षा करे। हाँ भाई, चलो अपने अपने घर कुछ खाने का सामान बांध कर रख लो। वह सब अपने अपने घर जाते हैं। शांति, इस बार बारिश बहुत ज्यादा होगी। हम सबके लिए कुछ खाने का सामान बांध कर रख लेना। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार बारिश इतनी भयानक होगी। आधी रात को तेज हवाओं और बारिश की आवाज से रामू की नींद टूटी। उसने देखा कि पानी उसके घर के अंदर तक घुस चुका था। सरिता, जल्दी उठो, बच्चों को ले चलो, हमारा गांव डूबने वाला है। जल्दी उठो। उठो बेटा, जल्दी उठो। देखो पानी घर के अंदर तक आ गया है। उठो बेटा, तुम जल्दी से। सरिता ने माया और छोटू को गोद में उठाया और रामू ने बैलों को खोलकर ऊंचे स्थान की ओर भागा। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव के कई घर, खेत और सामान बह गए। रामू अपने परिवार और बैलों को लेकर किसी तरह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा, जहां गांव के और लोग भी जमा थे। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। घर के घर बह रहे थे। इतनी भयानक बाढ़ आई है। बेटा, इतनी भयानक बाढ़ 1995 में आई थी। उसमें भी इसी तरह चारों तरफ विनाश हुआ था। मुझे डर ये है कहीं ये बाढ़ वैसा ही रूप न ले ले। पापा, ऐसा क्या हुआ था उस बाढ़ में जो आप इतना डर रहे हो? बेटा, उस बाढ़ ने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया था। वो बहुत ही भयंकर मंजर था। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो दिन याद करके रामू की आंखें नम हो जाती हैं। तूफान जोरों पर था। चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलाधार बारिश थी। बाढ़ ने इतना भयंकर रूप ले लिया था, जो भी उसके सामने आता उसे अपने साथ बहा ले जाती। 3 दिन तक ऐसे ही तूफान चला। जब बारिश रुकी और पानी कम हुआ, रामू अपने परिवार के साथ घर लौटा। लेकिन घर अब घर नहीं रहा था। दीवारें टूट चुकी थीं, फसल बर्बाद हो चुकी थी और सामान पानी में बह गया था। ओह, मेरा घर, मेरी मेहनत, सब कुछ चला गया। रामू, हिम्मत बांधो, हम मिलकर सब फिर से बनाएंगे। कुछ दिनों बाद जिंदगी वापस से सही होने लगी थी। लेकिन उनकी मुसीबत कम नहीं हुई कुछ महीने पहले। रामू ने खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया था। बाढ़ ने उसकी फसल नष्ट कर दी थी और वह कर्ज की किश्तें नहीं चुका पा रहा था। एक दिन बैंक के कर्मचारी उसके घर आए
रामू, तुमने कई महीनों से किस्त नहीं चुकाई। हमें ब्याज के रूप में तुम्हारे बैल ले जाने होंगे। साहब, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये बैल मेरा आखिरी सहारा है, थोड़ा समय दे दीजिए। हमें नियम मानने होते हैं। हमें माफ करना रामू, लेकिन हमें तुम्हारे बैल लेकर ही जाने होंगे। बैंक वाले रामू के बैल लेकर चले गए। बैलों को जाता देख रामू रोने लगा और अंदर से बिल्कुल टूट गया। कुछ दिनों तक रामू उदास रहा, लेकिन फिर एक दिन रामू ने सोचा कि गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह से उधार मांगा जाए। वह उनके पास जाता है और अपनी आपबीती सुनाता है। जमींदार साहब, मुझ पर बाढ़ का कहर टूटा है, थोड़ी मदद कर दीजिए। कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। रामू, तुम पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हो। मुझे क्या गारंटी कि तुम मेरा पैसा लौटाओगे? मैं डूबे हुए को अपने पैसे दे दूं, पागल थोड़ी हूं। जाओ, कहीं और इंतजाम करो। रामू लज्जित और निराश होकर लौट आता है। घर आकर वह सरिता को सब बताता है। रामू, मेरे पास कुछ गहने हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। उन्हें बेचकर हम नए बैल और बीज खरीद सकते हैं। नहीं सरिता, ये गहने तुम्हारी अमानत हैं। मैं तुमसे ये नहीं छीन सकता। ये गहने मेरे लिए कीमती हैं, पर हमारा परिवार और हमारी मेहनत उससे भी ज्यादा कीमती है। अगले दिन सरिता और रामू शहर गए और सरिता के गहने बेच दिए। उस पैसे से रामू ने नए बैल खरीदे और कुछ बीज खरीदे। गांव लौटकर उसने दिन रात मेहनत शुरू की। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू की फसल लहलहाने लगी। उसने बाजार में फसल बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। सबसे पहले उसने बैंक का कर्ज चुकाया। फिर उसने गांव के उन लोगों का कर्ज भी उतारा जिन्होंने उसकी मदद की थी। इसके बाद उसने बचे हुए पैसों से सरिता के लिए नए गहने बनवाए। सरिता, तुमने अपने गहने बेचकर हमारा घर बचाया। ये गहने मेरी मेहनत और तुम्हारे बलिदान की निशानी हैं। रामू, हमारे परिवार की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। सरिता, बाढ़ ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और हमारे परिवार के प्यार ने हमें फिर से सब कुछ दे दिया। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। एक गांव के एक चोल में फूलमती, उसका पति मदन मोहन, अपने 2 बच्चे बेटी परी और बेटे आरव के साथ रहती है। मदन को बस एक ही काम आता है, वह है फूलमती के पैसों से दारू पीना, पैर पसार कर सो जाना। फूलमती बेचारी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती लिखाती। एक बार का समय था, बारिश का मौसम शुरू हो गया। लगातार बारिश हो रही थी। तभी फूलमती के दोनों बच्चे स्कूल से भीगते हुए घर आए। अरे, तुम दोनों तो पूरी तरह से भीग गए। थोड़ी देर कहीं रुक जाते। माँ, हमने सोचा अगर काफी देर हो गई तो आप परेशान हो जाएंगी। माँ, आपने पिछली बार कहा था कि आप हमें इस बार रेनकोट ला कर देंगी। आप हमें रेनकोट दिला दो, हम नहीं भीगेंगे। फूलमती ने दोनों बच्चों को कह तो दिया था, लेकिन मदन की शराब का खर्च और घर के खर्चे से पैसे बचते ही नहीं थे। जो बच्चों के लिए रेनकोट लाकर देती, पिछली बार बारिश में भीगने की वजह से दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। तभी फूलवती ने सोचा कि इस बार तो उन्हें सेकंड हैंड ही सही रेनकोट लाकर देगी। तभी मदन शराब की बोतल हाथ में लेकर भीगते हुए अपने घर आया। ओ फूलमती, अरे ओ फूलमती, कहाँ मर गई तू? मर जाती तो ही सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छुटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। मुझे तो है, लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब। मदन मोहन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वह अपनी बुराई तो सुन लेता,
लेकिन शराब की बुराई कर दे तो उसके सिर पर चढ़ जाता। उसने गुस्से में फूलमती को एक चांटा मार दिया। क्या समझती है तू अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी शराब को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? चुप कर, वरना मार मार कर तेरा मुंह सुझा दूंगा। तब फूलमती और मदन मोहन की शादी हुई। तब मदन मोहन कम पिता था, लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्या हो गया, वह रोज शराब पीने लगा। इस लत के कारण उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नौकरी गई तो फूलमती की कमाई शुरू हो गई थी। फूलमती के दोनों बच्चे भी अपने पिता के व्यवहार से सहमे रहते थे। अगले दिन, सुनिए जी, बारिश जोरों पर है। हर दिन बारिश का कहर बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूं? बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो लू चलेगी क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती क्यों है? चल फुट यहां से, और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देते जाना। रुपयों की बात सुनकर फूलमती को गुस्सा आ गया। रुपए क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, इसलिए चाहिए। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वह राशन के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हैं। अगर यूं ही बारिश होती रही तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। फूलमती की बात सुनकर मदन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि वह इसमें गुस्सा दिखाएगा तो वह गुस्सा उसी पर भारी पड़ेगा और फूलमती उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उसे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा, फूलमती, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूं, तुझे पता है ना। मुझे तुम्हारी फिक्र है और ना ही अपने बच्चों की। मदन के अचानक बदले स्वभाव से वह सोचने लगी कि इनको अचानक क्या हो गया है। आपको पता है, बच्चों के पास रेनकोट भी नहीं है। वह स्कूल से भीगते हुए घर आते हैं। फूलमती, भगवान के लिए ये बातें मुझे मत बोलो। मैं जानता हूं कि मेरी शराब की लत के कारण तुम लोगों को यह सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सच आरव के पापा, आप सच कह रहे हैं? वैसे तो यह वादा कई बार किया था, लेकिन हर बार तोड़ दिया जाता। फिर फूलमती ने सोचा उसे एक मौका और दिया जाए। फिर फूलमती काम पर जाने लगी। उसको काम पर जाते हुए देखकर मदन ने उससे कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, वह तुम मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और बच्चों के लिए रेनकोट ले आता हूं, ठीक है? उसकी बात सुनकर फूलमती सोच में पड़ गई। उसके मन में आया कि कहीं उन्हें पैसे दे दूं तो वह इन्हें शराब में उड़ा देगा तो क्या होगा। वह सोच ही रही थी कि मदन ने उससे कहा, क्या हुआ फूलमती, क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने में डर लग रहा है ना, यही तो दिक्कत है। तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो, लेकिन मुझ पर विश्वास भी नहीं करती। छोड़ो, रहने दो। फूलमती फिर से मदन की बातों में आ गई और राशन के पैसे उसको दे दिए और काम पर चली गई। बड़ी आई घर का राशन लाने वाली। अरे, मुझसे भूखे पेट तो रहा जा सकता, लेकिन दारू के बिना ना बिल्कुल भी ना है। दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था फूलमती ने बना लिया। अब वह मदन के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बजे मदन लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर फूलमती समझ गई कि आज पिकुटे फिर से पीकर आया है। उसने गुस्से में न उससे पूछा, राशन कहाँ है? उनके बच्चों के रेनकोट कहाँ है? चल आगे से हट। बड़ी आई रेनकोट वाली, राशन वाली, हिसाब किताब लेने वाली, एक थप्पड़ में सारा काम बिगाड़ दूंगा।
मैं बता रहा हूं, मुझे से बात मत कर। मदन हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण फूलमती की चोल से पानी टपकने लगा। यह देखकर उसकी बेटी बर्तन ले आई, जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो रही थी। वह बरसती ही जा रही थी। 3 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर में खाने का दाना भी नहीं था। दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं कह रहे थे। वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि पूरी बस्ती पानी से भर गई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मेरे दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और यह है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार पानी के कारण सभी घरों में भी पानी घुस गया था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का पानी अब लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। फूलमती की चोल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। उसने मदन को जगाने की कोशिश की। वह जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी बोतल से 2 घूंट शराब पीकर फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आरव और परी दोनों बच्चों को भी डर लग रहा था। पूरी बस्ती से बचाव बचाव की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? बच्चों की बातों को सुनकर फूलमती को रोना आ रहा था, लेकिन यह वक्त रोने का नहीं, हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। बारिश कम होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वह तो अपनी रफ्तार में हो गई थी और आज तो पानी चोल में ऊपर तक भर गया था। इस बीच मदन मोहन का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में थे। फूलमती, इतना पानी कहाँ से आ गया? 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पानी और भी बढ़ता जा रहा था। फूलमती ने अपने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यही खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ मदन मोहन के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा लिया और फूलमती से कहा, तू इनकी फिक्र मत कर फूलमती। मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर। तभी फूलमती की नजर पानी में तैर रही टीप पर गई। टीप का सहारा लेकर पानी में तैरते हुए मदद के लिए निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी फूलमती तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव करके लोग दिख गए। उन लोगों ने फूलमती को देखा और उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। साहब, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी चोल के कई सारे लोग डूब रहे हैं। आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता फूलमती की चोल की तरफ निकल पड़ा। सही समय पर बचाव दल पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गंवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी सीवर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी फूलमती और उनके बच्चों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मदन मोहन को भी भूख का एहसास हुआ। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक थी। बारिश सबक अपने साथ लेकर आई थी और फूलमती के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास था। इस घटना के बाद मदन मोहन ने शराब छोड़ दी। आज फूलमती और मदन मोहन पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।